नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके 24 में। आज के इस वीडियो में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 166। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 108। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। इसे बुलाए जाने का कारण है जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होता है। यहाँ ध्यान रखेंगे, सिर्फ साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होगा तभी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, न कि धन विधेयक पर। दूसरा कारण हो सकता है जब राज्यसभा किसी विधेयक को पारित कर दे और लोकसभा ना पारित करे, 6 महीने बीत जाए। और तीसरा कारण है जब एक सदन पारित करता है और दूसरा अस्वीकार कर देता है, तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष होता है। दूसरा प्रश्न है, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहला मंत्रिवर्गीय सम्मेलन सिंगापुर में 1996 में हुआ था। यह सम्मेलन हर 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। हाल ही में इसकी 12वीं बैठक 16 जून 2022 को संपन्न हुई जेनेवा में। बात करें WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है जेनेवा में, और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं नागोजी ओंकाजा-इवेला, जो नाइजीरिया की रहने वाली है। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? ऑप्शंस हैं 15, 5, 10, 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पद अवधि यानी कार्यकाल 9 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो यूएनओ के 6 अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। यह यूएनओ का एकमात्र ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर स्थित है यानी नीदरलैंड में स्थित है। बाकी सभी 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, इतना आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है। ऑप्शन है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में, 6 महीने में। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने में, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 62 क्लास 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण पद रिक्त हुआ है तो यथाशीघ्र निर्वाचन और प्रत्येक दशा में 6 महीने से पहले किया जाना चाहिए। यानी कि पद अगर रिक्त है तो जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। उसकी अवधि है 6 महीने से पहले। इसका सही आंसर होगा 6 महीने। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है? ऑप्शंस हैं मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल की सभी परतों में सर्वाधिक घनत्व वाला परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। इस मंडल में सभी मौसमी घटनाएं जैसे बादल का बनना, आंधी, वर्षा घटित होती हैं। अगला है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? ऑप्शंस हैं के कस्तूरीरंगन, RK नारायण, मदन मोहन, नंबी नारायण। इसका सही आंसर होगा के कस्तूरीरंगन, ऑप्शन नंबर ए। इन्हें भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस।
यह दूध जैसा दिखता है जिसके कारण इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इनो एक प्रकार का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इसके द्वारा पेट की अम्लीयता दूर की जाती है। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, वास्को डी गामा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। मुंबई 7 टापुओं से बना एक शहर है। 16वीं शताब्दी में इस पर पुर्तगालियों का अधिकार था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली रानी कैथरीन और अंग्रेजी राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था, जिसमें बम्बई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया गया था। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ऑप्शन है स्वीडन, इंडोनेशिया, डेनमार्क, नॉर्वे। इसका सही आंसर होगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी। विश्व के मैप में देखेंगे तो ऊपर की तरफ एक आइलैंड है जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा है, परंतु इस पर यूरोपियन देश डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक। अगला प्रश्न है, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर होगा अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी। टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट ने 1903 ईस्वी में की। उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी, वैली ऑफ डेथ भी कहा है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, नई दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी। साल 1973 में कृषि मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी, जिसके तहत 1974 में भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी यानी पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ऑप्शन हैं चतुर्थ, तृतीय, दूसरे, पांचवें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है जब सरकार किसी निजी कंपनी के 51% हिस्सेदारी खरीद लेती है। इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 1974 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ऑप्शन है ब्राजील, भारत, नॉर्वे, पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। अम्लीय वर्षा की क्रिया तब होती है जब वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं और ये वर्षा के जल के साथ नीचे आता है, तो इस क्रिया को अम्लीय वर्षा कहते हैं। इससे पत्थरों का क्षरण हो जाता है, इमारतों का रंग उड़ जाता है, इसीलिए अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपर्युक्त दोनों को, इनमें से किसी को भी नहीं। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परंतु उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है एनिलीन, कार्बामाइड, क्लोरोएथेन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड। यूरिया का उपयोग खेतों में उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। इसे आर्टिफिशियल तरीके से सबसे पहले प्रयोगशाला में ओहलर द्वारा बनाया गया था। इतना आपको ध्यान रखना है कि ओहलर ने यूरिया का निर्माण किया था प्रयोगशाला में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। यह भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधानों में से एक है। अगला है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं।
ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81, उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। सभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, शिमला। तो इसका सही आंसर याद रखना कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर सी, कि भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण कोलकाता शहर में हुआ था। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म कब बट गया? ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति या तृतीय बौद्ध संगीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगला प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। इनके द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी, जो मुगल शासक थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शांति महिला, लौह महिला, वीर महिला, लड़ाकिन महिला। तो इसका सही आंसर होगा लौह महिला, आयरन लेडी, ऑप्शन नंबर बी। मार्गरेट थैचर जो ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। एक सोवियत संघ के पत्रकार ने इन्हें आयरन लेडी के नाम से पुकारा था, तब से इनका नाम आयरन लेडी पड़ गया था। अगला है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? ऑप्शन है 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1918 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। इस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा अंग्रेजी कंपनी के प्रांत हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? ऑप्शन हैं लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? ऑप्शन है 15 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। इसमें प्रवेश करने के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य थी। आनंद के आग्रह करने पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। संघ में प्रवेश करने के लिए उपसंपदा संस्कार किया जाता था। तो इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इन क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।